मैंने कभी फिल्मों में एक डायलॉग सुना था, भाई बनो तो वफादारी निभाओ। मुझे लगा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बिताऊंगा, लेकिन मैं अचानक एक दूसरे समानांतर संसार में पहुंच गया। इस दुनिया में मैं अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा भाई था। मेरे साथियों में हर कोई बेहद खूंखार और डरावना दिखता था, लेकिन पिछले जन्म के अनुभव होने के कारण मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर मैं उसी रास्ते पर चलता रहा तो मेरा अंजाम भी पिछले जन्म जैसा ही होगा। इसी समय मेरे भीतर महान निर्देशक प्रणाली जाग गई और मुझे पता चला कि इस दुनिया का फिल्म उद्योग भी बेहद पिछड़ा हुआ है। पर्दे पर या तो 2.5 साल ट्रेनिंग करने वाले आइडल दिखाई देते हैं या फिर बिल्कुल बिना अभिनय वाले छोटे छोटे स्टार। मैंने अपने उन टैटू वाले साथियों को देखा और फैसला किया कि पिछले जन्म की सबसे लोकप्रिय गैंगस्टर फिल्म को इस दुनिया के पर्दे पर लेकर आऊंगा। इस समय एक पुराने से छोटे रेस्तरां के अंदर दर्जन भर टैटू वाले लोग एक ही मेज पर बैठे थे। सब अलग अलग भावों के साथ पूरे ध्यान से मेरी कहानी सुन रहे थे। मेरी आवाज में उतार चढ़ाव था, मानो उन्हें उनके जोश से भरे पुराने दिन फिर याद आ गए हों। कोई जोश से भर गया, कोई भावुक होकर आंसू रोकने लगा। जब मैंने अपनी कहानी खत्म की तब भी बहुत से लोग उससे बाहर नहीं निकल पाए थे। मैंने चारों तरफ देखा और इस असर से बहुत संतुष्ट हुआ। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं कहानी इतनी अच्छी तरह सुना सकता हूँ कि इतने बड़े बड़े दबंग आदमी भी भावुक होकर रो पड़े। तभी उनमें से एक, जिसका नाम लाओ सान था, जोर से मेज पर हाथ मारकर बोला, सिर्फ इस स्क्रिप्ट के दम पर मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरा यह रेस्तरां अब कमाई नहीं करता। 2 साल बाद तो शायद अपनी जमा पूंजी भी इसमें डूब जाएगी। इससे अच्छा है कि तेरे साथ एक बार किस्मत आजमा लूं। लाओ सान ऊपर से शांत दिखता था, लेकिन उसका स्वभाव आग की तरह उग्र था। वह बेहद वफादार भी था। पिछले जन्म में मैंने अकेले सारे अपराध अपने सिर ले लिए थे ताकि मेरे सभी भाई सुरक्षित रह सकें। इस बात का अपराध बोध लाओ सान के दिल में हमेशा रहा था। अब उसे लगा कि आखिरकार उसे वह एहसान चुकाने का मौका मिल गया है। बाकी भाइयों के दिल भी कहानी सुनकर मचल उठे। अगर रोमांटिक आइडल ड्रामा बनाना होता तो वे किसी से मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर गैंगस्टर फिल्म बनानी हो तो उन्हें पूरा भरोसा था कि उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कभी वे खुद वही लोग थे। अब फिल्म बनाने के लिए स्क्रिप्ट तैयार थी। निर्देशक तो निश्चित रूप से मैं ही था, लेकिन हमें और भी कई तरह के लोगों की जरूरत थी, जैसे प्रॉप्स मास्टर, मेकअप आर्टिस्ट, सहायक और दूसरे स्टाफ। सबसे ज्यादा जरूरत एक असिस्टेंट की थी, क्योंकि इस समय मेरे आसपास सभी लोग नए थे। मैं अकेला सब कुछ संभाल नहीं सकता था। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो फिल्म लाइन का जानकार हो और मेरा बोझ बांट सके। इसलिए हमने नौकरी ढूंढने वाले ऐप पर भर्ती का विज्ञापन डाल दिया। प्रीमियम सदस्यता का पैसा बचाने के लिए हम 10 से ज्यादा लोग बारी बारी से लगातार विज्ञापन पोस्ट करते रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आखिरकार मेहनत रंग लाई और हमें एक प्रतिष्ठित फिल्म स्कूल से पढ़ा हुआ उम्मीदवार मिल गया। हम जैसे छोटे मोटे नए ग्रुप के लिए किसी बड़े कॉलेज के छात्र को तैयार कर लेना आसान बात नहीं थी। ये सब एक संयोग भी था। देश के दूसरे सबसे अच्छे फिल्म संस्थान मोसी अकादमी से स्नातक वू जियाजिया को एक होनहार छात्र माना जाता था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। डिग्री लेने के समय ही वह एक संक्रामक बीमारी से संक्रमित हो गया और उसे पूरे 6 महीने घर पर आराम करना पड़ा। जब वह ठीक होकर बाहर निकला तब उसे पता चला कि सबसे बड़ी मुसीबत तो अब सामने थी। कॉलेज का भर्ती मेला कब का खत्म हो चुका था। एक पूरा साल निकल चुका था। वो जियाजिया बेहद परेशान था। उसे जल्द से जल्द कोई स्थिर नौकरी चाहिए थी। संयोग से मेरा दिया हुआ विज्ञापन उसकी जरूरतों पर बिल्कुल फिट बैठता था। हालांकि वेतन ज्यादा नहीं था, लेकिन काम बहुत स्वतंत्र था। समय भी लचीला था। कंपनी अभी नई थी और काम भी कम था, इसलिए अनुभव लेने के लिए यह जगह बिल्कुल सही थी। बाद में अनुभव मिलने पर नौकरी बदलना भी आसान हो जाता। इसी सोच के साथ वो जियाजिया आज इंटरव्यू देने चला आया, लेकिन जैसे ही वह इंटरव्यू की जगह पहुंचा उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। क्या यह सचमुच कोई कंपनी है? ये तो एक छोटी सी गली थी। हालांकि सामने लगी तख्ती पर शेंगशी फिल्म एंड टेलीविजन लिखा था, लेकिन पूरी जगह बहुत अस्थायी लग रही थी। यहाँ तक कि दोनों तरफ की कांच की दीवारों पर अब भी खाने के विज्ञापन चिपके हुए थे। फिर भी जैसा कहते हैं, इतनी दूर आ ही गया हूँ। वो जियाजिया सुबह सुबह उठकर अच्छी तरह तैयार हुआ था और यहाँ तक पहुँचने में पूरे 5 घंटे लगा चुका था। अगर अब बिना इंटरव्यू दिए लौट जाता तो शायद पछतावे से मर ही जाता। असल में यह जगह लाओ सान का वही रेस्तरां था। कल रात हमने जल्दी जल्दी विज्ञापन वाली कंपनी से नया साइन बोर्ड बनवाया था और सुबह होते ही उसे लगा दिया। अंदर के प्राइवेट कमरे दफ्तरों में बदल दिए गए थे। हालांकि किसी भी ऑफिस में दरवाजा नहीं था, सिर्फ पतले बांस के पर्दे लगे हुए थे। वो जियाजिया धीरे धीरे अंदर आया और निर्देशक कार्यालय लिखा हुआ कमरा ढूंढ लिया। वह दरवाजा खटखटाना चाहता था, लेकिन वहाँ दरवाजा ही नहीं था। इसलिए उसने बाहर से धीरे से आवाज लगाई, मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। मेरा नाम वो जियाजिया है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस समय मैं अंदर कुर्सी पर बैठे बैठे काम करते करते सो गया था। पास में लाओ सान भी था। उसने अपने कंधे पर बने बड़े ड्रैगन वाले टैटू के साथ मुझे एक जोरदार लात मारी और बोला, अरे उठ, इंटरव्यू देने वाला आ गया है। तेरी ये हालत देखकर कहीं बेचारा डरकर भाग न जाए। मैं उनींदी हालत में उठकर कपड़े ठीक करने लगा। फिर मैंने कहा, अंदर आ जाओ। वो जियाजिया ने पर्दा हटाकर अंदर कदम रखा, लेकिन अंदर आते ही तेज शराब की बदबू ने उसकी नाक में जोरदार झटका दिया। उसने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। यह तो बिल्कुल भी पेशेवर माहौल नहीं है। उसके मन में उसी समय वापस लौट जाने का विचार आने लगा, लेकिन मैंने अभी तक सिर भी नहीं उठाया था। मैं सिर्फ अपना सिर दबाते हुए धीरे से बोला, अभी
अभी अभी कॉलेज से निकले हो ना, जेब में पैसे हैं? वो जियाजिया ये सवाल सुनकर एक पल के लिए चौंक गया। उसका परिवार गांव का था। इस बार बाहर निकलते समय वह अपने साथ ज्यादा पैसे भी नहीं लाया था। उसे जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी ही थी। लेकिन अभी अभी समाज में कदम रखने वाला वो जियाजिया दुनियादारी की चालाकियों से बिल्कुल अनजान था। उसने बड़ी मासूमियत से सिर हिलाकर कहा, नहीं, मेरे पास सिर्फ 300 युआन से भी कम बचे हैं। मैंने मेज पर जोर से हाथ मारा और कहा, बहुत बढ़िया, मुझे तुम जैसे प्रतिभाशाली और गरीब कॉलेज के छात्र ही पसंद हैं। मेरे यहाँ काम करो, मैं तुम्हें 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे सकता हूँ। वो जियाजिया पूरी तरह हैरान रह गया। अभी तो कुछ बात भी नहीं हुई और ये मुझे नौकरी पर रख रहे हैं। अचानक उसे अपने शिक्षक की कही बात याद आ गई। इस इंडस्ट्री का पानी बहुत गहरा है। कुछ निर्देशक मासूम और अनुभवहीन छात्रों को बहला फुसलाकर उनका फायदा उठाते हैं। उसके मन में तुरंत ख्याल आया, कहीं मैं भी ऐसे ही किसी आदमी के हाथ तो नहीं लग गया। ऊपर से कमरे में तरह तरह की गंध फैली हुई थी और दरवाजे पर कई लोग खड़े थे। वो जियाजिया को लगा कि वह सचमुच भेड़ियों के झुंड में फंस गया है। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और वह जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना इतना दर्द भरा था कि पूरा माहौल भर गया। मैंने बेबसी से सिर हिलाया। मैं तो ईमानदारी से फिल्म बनाने का काम कर रहा था, लेकिन यह सब ऐसा लग रहा था जैसे किसी को जबरदस्ती गलत धंधे में धकेला जा रहा हो। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बस करो, रोना बंद करो। वो जियाजिया डर के मारे तुरंत चुप हो गया और भयभीत चेहरे से मेरी ओर देखने लगा। मुझे मत चोट पहुंचाइए, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरा शरीर भी कोई खास नहीं है। उसकी यह बात सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने जेब से 2000 युआन निकाले और कहा, हम यहाँ ईमानदारी का काम करते हैं। तुम्हारे जैसे होनहार छात्र का स्वागत है। ये पैसे रखो, पहले कोई कमरा किराए पर ले लो, 2 जोड़ी कपड़े खरीद लो और कल से काम पर आ जाना। कोई दिक्कत तो नहीं? वो जियाजिया की आंसुओं से भरी बड़ी बड़ी आंखें चमक उठी। उसे अचानक लगा कि सामने वाला आदमी शायद उतना बुरा नहीं था जितना उसने पहले सोचा था। तभी लाओ सान ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और अपनी स्थानीय बोली में मजाक करते हुए बोला, अरे लड़की जैसी हालत बना रखी है, थोड़ा ज्यादा खाना खाया कर। दरवाजे पर खड़े बाकी लोगों ने देखा कि अब सब ठीक है तो वे भी अपने अपने काम में लौट गए। अब वो जियाजिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, शेन साहब, आपके यहाँ के कर्मचारी इतने अलग क्यों हैं? मैंने सिर झुकाकर कुछ देर सोचा। अगर इस सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो सामने खड़ा यह प्रतिभाशाली छात्र शायद तुरंत चला जाएगा। किसी भी नए शुरू हुए व्यवसाय को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? बिल्कुल प्रतिभाशाली लोगों की। तभी मुझे अपने पिछले जन्म के बॉस की बातें याद आ गईं। वह बड़े बड़े सपने दिखाता था। सपने इतने बड़े और गोल होते थे लेकिन उनका कोई स्वाद नहीं होता था। फिर भी नए नए कॉलेज से निकले लड़के को बहलाना शायद मुश्किल नहीं होगा। मैंने गंभीर होकर कहा, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हमारा उद्देश्य इस बीमार हो चुके फिल्म जगत को बदलना है। मैं और मेरे भाई यह संकल्प लेकर चले हैं कि इस फिल्म बाजार को, जो आज छोटे छोटे स्टारों और पूंजीपतियों के कब्जे में है, उससे आजाद करेंगे और असली सिनेमा का नया युग शुरू करेंगे। मेरे पास खड़ा लाओ सान मुझे ऐसे देखने लगा जैसे कोई अजीब जीव देख लिया हो। जिस बड़े भाई को वह पहले सिर्फ बड़ी छुरी घुमाना जानता था, वह आज लोगों को समझाने और बहलाने में भी उस्ताद बन गया था। वो जियाजिया की आंखें उत्साह से चमक उठी। वह पहले ही ग्रेजुएशन के बाद लंबे समय से घर पर खाली बैठा था। उसके अंदर कुछ कर दिखाने की तीव्र इच्छा जमा थी। अब मेरी बातें सुनकर उसे लगा कि उसका भविष्य बेहद उज्जवल है। उसने तुरंत हामी भर दी। मुझे लगता है आपकी कंपनी मेरी उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरती है। अगर कंपनी की आर्थिक स्थिति अभी कठिन है तो कम वेतन भी मुझे स्वीकार है। नई फिल्मों का गौरव वापस लाना मेरा भी कर्तव्य है। उसे इतना उत्साहित देखकर मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। अब समझ आया कि बॉस लोग बड़े बड़े सपने क्यों दिखाते हैं। ये एहसास सच में बड़ा सुखद होता है। मैंने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण काम सौंपता हूँ। वो जियाजिया ने उत्साह से सिर हिलाया। जी बताइए, मैंने कहा। कोई प्रॉपर्टी एजेंट ढूंढो, मुझे अपना घर बेचना है। ये सुनते ही सिर्फ वो जियाजिया ही नहीं, लाओ सान भी चौंक गया। उसे अचानक कुछ याद आया और वह जल्दी से बोला, बड़े भाई, आप जिस घर की बात कर रहे हैं, कहीं वह आपका शहर के बीचों बीच वाला कीमती मकान तो नहीं? अगर घर बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? मैंने बिल्कुल बेपरवाही से कहा, पुराने को तोड़े बिना नया नहीं बनता और वैसे भी मेरा वही घर सबसे महंगा बिक सकता है। उसकी कीमत कई मिलियन युआन है, मानना पड़ेगा। वो जियाजिया अभी अभी ग्रेजुएट हुआ था लेकिन काम करने की उसकी रफ्तार सचमुच तेज थी। अगले ही दिन उसने खरीदार से संपर्क कर लिया। मुझे लगा था कि घर मुश्किल से 30 लाख युआन में बिकेगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि वह पूरे 40 लाख युआन में बिक गया। अपने बैंक खाते में 40 लाख युआन देखकर मैं भी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। आज के समय में जब मकानों की कीमतें लगातार बढ़ रही थीं, ऐसे समय में घर बेचकर नकद पैसा बना लेना शायद मेरे जैसा ही कोई आदमी कर सकता था। अब जब हाथ में पैसा आ गया था तो आगे का काम आसान हो गया। मैंने तुरंत अपने सभी भाइयों को फोन करके शॉपिंग मॉल में बुला लिया। फोन मिलते ही सभी भाइयों को लगा कि शायद मेरे साथ मॉल में कोई मुसीबत हो गई है। वे सब जल्दबाजी में टैक्सी पकड़कर वहां पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि मैं फिल्म के लिए सामान खरीदना चाहता हूं। उन सब के लिए फिल्म में पहनने वाले कपड़े भी लेने थे। हालांकि सीधे कपड़ों की फैक्ट्री से खरीदना ज्यादा सस्ता पड़ता, लेकिन इस समय हमारे पास पूंजी कम थी। हमें दिन रात मेहनत करके जल्द से जल्द पहली फिल्म पूरी करनी थी ताकि पैसा वापस घूमना शुरू हो सके। एक बार पूंजी का चक्र चल पड़ा तो आगे सब कुछ सही रास्ते पर आ जाएगा। कहते हैं शुरुआत सबसे कठिन
टेंशन होती है। इस समय हमारी हालत बिल्कुल वैसी ही थी। लाओ सान अपने बाकी भाइयों को लेकर मॉल के बाहर पहुंचा। जब सबको पता चला कि यहाँ लड़ाई नहीं बल्कि खरीदारी करनी है तो सभी ने राहत की सांस ली। आखिर इस जमाने में बिना वजह हाथ उठाने से बचना ही बेहतर था। कौन जाने सामने वाला 20 लाख युआन वाली एक मुक्के की ताकत झेल भी पाएगा या नहीं। इस तरह दर्जन भर खूंखार दिखने वाले लोग पूरे रौब के साथ मॉल के अंदर घुस गए। आसपास के लोग उन्हें देखकर अपने आप रास्ता छोड़ने लगे। मेरे चेहरे पर एक असहाय मुस्कान आ गई। मैं खुद भी इतना दिखावा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे इन भाइयों के शरीर से निकलने वाली खतरनाक आभा इतनी भारी थी कि वे बिना कुछ किए भी लोगों को डरा देते थे। हालांकि उनके मन में किसी के लिए कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जो भी उन्हें देखता उसके दिल में डर अपने आप पैदा हो जाता। हमारे अंदर जाने के बाद दरवाजे के पास छिपा सुरक्षा गार्ड आखिर बाहर निकला। उसने कांपती आवाज में वॉकी टॉकी पर कहा, मैनेजर मैनेजर, अभी अभी करीब दर्जन भर लोग अंदर आए हैं। देखने में लगता है जैसे कोई झगड़ा करने आए हों। आप जल्दी से बाकी लोगों को लेकर आ जाइए। उस समय मैनेजर सुरक्षा प्रमुख के साथ कमरे में बैठकर मोबाइल गेम खेल रहा था। दुश्मन का बेस गिरने ही वाला था कि अचानक वॉकी टॉकी की आवाज सुनकर वह चौंक गया। मैनेजर ने भौहें सिकोड़ ली। जब उसने सुना कि कोई मॉल में हंगामा करने आया है तो गुस्से में बोला, तुम सुरक्षा गार्ड हो, मॉल की सुरक्षा करना तुम्हारा काम है। अगर कोई झगड़ा करने आए तो उसे बाहर ही रोकना चाहिए। मुझे फोन क्यों कर रहे हो? लेकिन सुरक्षा गार्ड का जवाब सुनकर मैनेजर भी कुछ पल के लिए निरुत्तर हो गया। ऐसा नहीं कि मैं उन्हें रोकना नहीं चाहता था, लेकिन आपने उन लोगों को देखा नहीं है। वे इतने डरावने हैं कि अगर मैं उन्हें रोकने जाता तो शायद आज रात मुझे सीधे आईसीयू में भर्ती होना पड़ता। मैनेजर तुरंत गुस्से में बोला, डरपोक कहीं के, ये शॉपिंग मॉल है, यहाँ सैकड़ों सीसीटीवी लगे हैं और इतने सारे लोग गवाह हैं। क्या वे सच में हाथ उठाने की हिम्मत करेंगे? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि खुलेआम दिन दहाड़े भी ऐसे गुंडे हो सकते हैं। फिर उसने बगल में खड़े सुरक्षा प्रमुख से कहा, तुम नीचे जाकर देखो कि मामला क्या है, और आज गेट पर ड्यूटी करने वाले गार्ड को भी अच्छी तरह डांटना। कुछ लोगों को देखकर ही वह इतना डर गया। ठीक है, मेरी अच्छी खबर का इंतजार करना, चाहे कोई भी हो, मैं सब संभाल लूंगा। यह कहते समय उसके चेहरे पर जबरन आत्मविश्वास था, जिसे देखकर लगता था मानो किसी डरे हुए पालतू कुत्ते की तरह खुद को संभाल रहा हो। इसके बाद सुरक्षा प्रमुख आराम से एस्केलेटर से नीचे उतर गया। हम करीब दर्जन भर लोग मॉल के अंदर बहुत आसानी से पहचाने जा रहे थे। हमने पूरी कोशिश की कि ज्यादा ध्यान न खींचे, लेकिन हमारे व्यक्तित्व और आभा ही इतनी अलग थी कि आसपास के लोग खुद ब खुद रास्ता बदल लेते थे। मैं सबसे बीच में चल रहा था कि अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं एक पल के लिए चौंक गया और मुड़कर देखा। हमारे पुराने धंधे में ऐसा करने वाले सिर्फ दो तरह के लोग होते थे। पहला, बहुत करीबी भाई या अपना वरिष्ठ यानी अपना आदमी। दूसरा, दुश्मन जो जानबूझकर उकसाने के लिए ऐसा करे, और ज्यादातर मामलों में इसका मतलब चुनौती ही होता था। मेरे बाकी साथी जो कभी मेरे अधीन काम करते थे, यह दृश्य देखकर तुरंत सतर्क हो गए। मैं सामने खड़े वर्दी पहने उस तैलीय चेहरे वाले आदमी को नहीं पहचानता था। मैंने शांत होकर पूछा, क्या बात है? लेकिन मेरे भाइयों ने ऐसा नहीं सोचा। सालों पुरानी आदतें अभी भी पूरी तरह नहीं बदली थी, खासतौर पर लाओ सान जैसा गुस्सैल आदमी। वह आंखें सिकोड़कर उसके बहुत पास गया और बेहद खतरनाक लहजे में बोला, हमारे लांग भाई तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, सुनाई नहीं देता क्या? या फिर मुसीबत मोल लेना चाहते हो? इतना सुनते ही बाकी सभी भाई भी उसके चारों तरफ आकर खड़े हो गए। हर किसी के शरीर से एक उग्र और डरावनी आभा निकल रही थी। सुरक्षा प्रमुख तो वैसे भी सिर्फ सिफारिश के दम पर नौकरी पाने वाला आदमी था। रोजमर्रा में अपने अधीन गार्डों को डांटना आसान था, लेकिन इस समय उसके तैलीय चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक उपाय आया। वह जल्दी से बोला, वो दरअसल आप लोग शायद पहली बार हमारे मॉल में आए हैं। अगर कहीं कोई जानकारी चाहिए हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ का सुरक्षा प्रमुख हूँ। मुझे समझ ही नहीं आया कि मामला क्या है। मुझे तो लगा कि यहाँ के सुरक्षा कर्मचारी सचमुच बहुत विनम्र हैं। मैंने हाथ हिलाकर कहा, जरूरत नहीं, मैं और मेरे भाई बस यूं ही घूमने आए हैं, आप अपना काम कीजिए। सुरक्षा प्रमुख मानो आग लगने की तरह वहाँ से भाग निकला। भागते भागते उसने वॉकी टॉकी में कहा, सर मैं भी नहीं संभाल पाया, सामने वाले लोग बहुत डरावने हैं, वे दूसरी मंजिल के कपड़ों वाले सेक्शन में हैं। मैनेजर ने बेबसी से फोन नीचे रख दिया। निकम्मों की टोली, इतनी सी बात के लिए भी मुझे ही जाना पड़ेगा। वह जल्दी से मामला निपटाकर वापस गेम खेलने जाना चाहता था, इसलिए उसने अंदर वाले रास्ते से दूसरी मंजिल पर जाने का शॉर्टकट लिया। लेकिन जल्दबाजी में जैसे ही बाहर निकला, सीधा हमारी टोली के सामने आ गया। उसने सिर उठाया तो सामने एक साथ दर्जन भर तीखी और खतरनाक निगाहें उसे घूर रही थीं। फिर उसने तिरछी नजर से एक तरफ छिपे सुरक्षा प्रमुख को देखा, जो लगातार उसे इशारे कर रहा था। तभी उसे समझ आया कि यही वे लोग हैं। कोई हैरानी नहीं कि सुरक्षा गार्ड उन्हें रोकने की हिम्मत तक नहीं कर पाए। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैंने यहाँ जरा भी अकड़ दिखाई तो कहीं ये लोग मुझे यहीं पीट ना दें। छोड़ो, इज्जत जाए तो जाए, जान बचनी चाहिए। यह सोचकर मैनेजर ने भी सुरक्षा प्रमुख की तरह तुरंत चेहरा बदल लिया। वह मुस्कुराकर बोला, आप लोगों की खरीदारी कैसी चल रही है? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे पूछिए। उसकी बनावटी मुस्कान बिल्कुल सुरक्षा प्रमुख जैसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वही उसका दूसरा रूप हो। पहले सुरक्षा प्रमुख, फिर मैनेजर। जरा सी समझ रखने वाला भी आसानी से समझ सकता था कि मामला क्या है। लेकिन जब कोई सच समझ भी जाए तो हर बार उसे जाहिर करना जरूरी नहीं होता। वैसे भी वे खुद हमारे पास चले आए थे। मैं पहले ही सोच रहा था कि कुछ खर्च कैसे बचाया
जाए। मैं मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और कहा, चूंकि मैनेजर साहब इतने उत्साही हैं, तो फिर आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। आपकी सिफारिश पर सामान खरीदेंगे तो थोड़ा डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, है ना? असल में मैनेजर मन ही मन साफ मना करना चाहता था, लेकिन मेरी खतरनाक नजर देखकर उसे लगा कि अगर उसने इनकार किया तो सामने वाले लोग तुरंत भड़क सकते हैं। आखिरकार उसने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। इसके बाद हमने बेहद कम कीमत में बड़ी मात्रा में रोजमर्रा के कपड़े खरीद लिए। अगले कुछ दिनों में मैंने अपने कार्ड में बचे हुए पैसे से फिल्म की शूटिंग के लिए जरूरी सारे प्रॉप्स भी धीरे धीरे खरीद लिए। इस समय हम एक स्टूडियो के अंदर थे। मैंने अपने आसपास खड़े भाइयों को देखा, फिर उत्साह से खड़े होकर ताली बजाई और कहा, बहुत बढ़िया। जश्न मनाने के लिए पहले हम सब मिलकर कंपनी की एक ग्रुप फोटो खिंचवाएंगे और उसे अपने आधिकारिक अकाउंट पर पोस्ट करेंगे। साथ ही यह भी घोषणा करेंगे कि हमारी पहली फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है। लेकिन स्टूडियो काफी छोटा था, हम कुल 30 से ज्यादा लोग थे, इसलिए एक साथ समाना मुश्किल था। आखिरकार हमें 2 समूहों में फोटो खिंचवानी पड़ी। फिर भी हर ग्रुप में आधे लोगों को बैठना पड़ा और बाकी आधों को खड़ा होना पड़ा। जब मैंने फोटो खींच ली तो उसे करीब 5 मिनट तक लगातार देखता रहा। जितना देखता उतनी ही जानी पहचानी लगती। यह तो सचमुच पूरी की पूरी खतरनाक लोगों की टोली लग रही थी। हर किसी की आंखें बेहद तेज थीं। चेहरे पर ऐसा भाव था मानो किसी ने उनसे 10 मिलियन युआन उधार लेकर लौटाए ही न हो। जो नहीं जानता वह तो इसे जेल के कैदियों की सामूहिक फोटो ही समझता। मैं मन ही मन चिंतित हो गया, क्या ऐसी फोटो पोस्ट करने पर प्लेटफॉर्म इसे पास भी करेगा? फिर मैंने मोबाइल ऐप से वीडियो में थोड़ा बहुत एडिट किया और उसे सीधे अपलोड कर दिया। थोड़ा सा प्रमोशन भी खरीद लिया ताकि असर देखा जा सके। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पूरा अकाउंट वो जियाजिया को संभालने के लिए सौंप दिया। लेकिन अगले ही दिन नतीजा देखकर हम सब हैरान रह गए। सिर्फ एक दिन में हमारे वीडियो पर कई लाख व्यूज आ गए। लाइक्स भी 1 लाख से ज्यादा पहुंच गए। फॉलोअर्स बढ़कर 8000 हो गए। सबसे मजेदार बात तो कमेंट सेक्शन था। वहां मानो युद्ध छिड़ा हुआ था। अनगिनत लोग ताने मार रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। कोई लिख रहा था, वाह क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं, ऊपर तो फिल्म कंपनी लिखा है। दूसरा बोला, पहले सुना था कि इस इंडस्ट्री में बहुत चालबाजियां होती हैं, लेकिन अब तो लोग छिपाना भी छोड़ चुके हैं। एक और टिप्पणी थी, इन बड़े भाइयों की नजरें इतनी डरावनी हैं कि अगर कोई कुत्ता भी इनके सामने से गुजरे तो उसे भी एक थप्पड़ खाकर ही आगे जाना पड़े। इन टिप्पणियों को पढ़कर मैं हंसू या रोऊं समझ नहीं पा रहा था। खुश भी था और थोड़ा परेशान भी। दोपहर में हमारी असली शूटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले हमें ट्रेलर और प्रचार वीडियो शूट करना था। उसे पहले जारी करेंगे ताकि लोगों की उत्सुकता बढ़े, तभी फिल्म की टिकट बिक्री भी ज्यादा होगी। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि सबसे पहले मेंगलोंग गोजिंग का तीसरा भाग शूट करूंगा, क्योंकि पूरी गैंगस्टर फिल्म श्रृंखला में वही सबसे क्लासिक हिस्सा था। उसके लगभग सभी प्रसिद्ध और यादगार दृश्य उसी फिल्म से आए थे। उनमें से ट्रेलर वाला हिस्सा मैं एक अधूरी वीरान इमारत के अंदर शूट करने वाला था। वह दृश्य जिसमें क्राउ अपने छोटे साथी की बेरहमी से पिटाई करता है। यह दृश्य न केवल उसके निर्दयी स्वभाव को दिखाता है, बल्कि पूरी फिल्म की आत्मा भी बताता है। यह फिल्म जोश से भरी होगी, खून खौलाने वाली होगी। अंडरवर्ल्ड की दुश्मनी और प्यार, भाइयों की वफादारी और विश्वासघात, खून मांस से बने लोगों की दुनिया और ऐसे इंसान जिनके इरादों का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस दृश्य की शूटिंग के लिए लाओ सान को क्राउ का किरदार दिया गया। उसका चेहरा स्वाभाविक रूप से सख्त और घमंडी लगता था, इसलिए वह इस किरदार के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उन्हें किरदार में ढालने के लिए मैं पूरे रास्ते गाड़ी में उन्हें अभिनय समझाता रहा, यहाँ तक कि मैंने उन्हें सिगरेट भी पकड़वाई ताकि वे पहले से ही किरदार में उतर जाएं। गाड़ी से उतरते समय भी लाओ सान पूरी तरह किरदार में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में इतनी बेपरवाह और घमंडी नजर थी कि वह सचमुच क्राउ जैसा लग रहा था। दृश्य को और वास्तविक बनाने के लिए वे लोग कई नकली तलवारें और फिल्मांकन का सामान भी साथ लाए थे। इस तरह दर्जनों लोग हाथों में तलवारें लेकर उस अधूरी इमारत की ओर चढ़ गए। असल में वह जगह बहुत सुनसान थी, आमतौर पर वहाँ कोई नहीं आता था, इसलिए हमने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन किस्मत ऐसी थी कि उसी दिन एक आदमी वहाँ से गुजर गया। उसने देखा कि कई लोग बेहद अकड़ के साथ गाड़ी से तलवारें निकाल रहे हैं। वह डर के मारे एक कोने में छिप गया और कांपने लगा। हे भगवान, ये लोग तो गैंगवार करने वाले हैं। नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और पुलिस को फोन कर दिया। उधर हम लोग ऊपर से तैयार कर रहे थे कि तभी नीचे से पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। फिर लाउडस्पीकर से लगातार आवाज आने लगी, हथियार नीचे रखो, बेकार का विरोध बंद करो, नहीं तो हम विशेष कार्रवाई करेंगे। दोबारा चेतावनी दी जा रही है, तुरंत हथियार नीचे रखो। मैं तुरंत खिड़की के पास भागकर नीचे देखने लगा। नीचे पुलिस की गाड़ियों की लंबी कतार खड़ी थी। दर्जनों पुलिसकर्मी दंगारोधी ढाल और राइफल लिए ऊपर हमारी ओर घबराहट से देख रहे थे। नीचे खड़ी पुलिस की गाड़ियों को देखकर मेरे चेहरे के भाव देखने लायक थे। मुझे लगा था कि हम लोग पहले ही काफी गुप्त तरीके से आए हैं ताकि कोई गलत फहमी न हो। लेकिन इतना सब सोचने के बाद भी आखिरकार किसी ने हमें देख ही लिया। लाओ सान और बाकी भाई भी मेरे पास आ गए। वे घबराकर बोले, बड़े भाई, हमें पकड़ लिया गया। मैंने तुरंत उसके सिर के पीछे हल्की सी चपत लगाई और कहा, भागोगे किस बात से? हम फिल्म बना रहे हैं, सब कुछ कानूनी है, कोई गैर कानूनी काम तो कर नहीं रहे, फिर भागने की क्या जरूरत? पुलिस से डर किस बात का? लाओ सान और बाकी लोग सिर खुजलाने लगे। उनके मन में आया, अभी भी तो आपने पुलिस को खाकी वाले कहकर ही बुलाया। फिर सबने वहीं रुकने का फैसला किया। उन्होंने
पूरा सेट ठीक से सजा दिया और पुलिस के ऊपर आने का इंतजार करने लगे। कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि पुलिस से सीधी भिड़ंत करने की सोचे। कुछ देर बाद 7-8 पुलिसकर्मी ऊपर आए। सामने चल रहे कई पुलिस वालों के हाथ पहले से ही उनकी कमर पर रखी बंदूक पर थे। अगर जरा भी हालात बिगड़ते तो वे तुरंत कार्रवाई करने वाले थे। वैसे यह बिल्कुल स्वाभाविक था। सड़क पर होने वाली छोटी मोटी लड़ाइयां अलग बात थी, लेकिन ऐसी सुनसान अधूरी इमारत में अक्सर बड़े अपराध होते हैं। यहाँ किसी अवैध सौदे या किसी और खतरनाक काम की भी संभावना रहती है। इसलिए यहाँ आने वाले हर पुलिसकर्मी को पूरी सतर्कता रखनी पड़ती थी। मैं यह सब अच्छी तरह जानता था, इसलिए मैंने पहले ही पूरी जगह साफ करवा दी थी। हम सब एक सीध में बैठ गए और पुलिस के आने का इंतजार करने लगे। इधर इस इलाके के प्रभारी पुलिस अधिकारी को भी शिकायत मिलते ही लगा कि मामला गंभीर है। उन्होंने तुरंत अतिरिक्त बल बुला लिया। उन्हें डर था कि कहीं यहाँ कोई बड़ा गैर कानूनी सौदा न चल रहा हो। ऐसे लोगों का सामना करना बेहद खतरनाक होता है। जरा सी गलती जान भी ले सकती थी। टीम का नेतृत्व शू दामो कर रहे थे। वे 40 साल से ऊपर के अनुभवी पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने कई बड़े अपराधियों का सामना किया था, इसलिए सबसे आगे वही चल रहे थे। छत पर पहुंचने से ठीक पहले उन्होंने सभी को दीवार से सट जाने का इशारा किया। अगर सामने वाले सचमुच खतरनाक अपराधी निकले तो तुरंत मोर्चा लिया जा सके। उन्होंने मन ही मन 3, 2, 1 गिना। फिर अचानक छलांग लगाकर बाहर आए। बंदूक तानते हुए जोर से चिल्लाए, हाथ ऊपर करो, कोई भी हिलेगा नहीं। हमें सूचना मिली है कि यहाँ अवैध गतिविधि चल रही है, लेकिन तुम सबने अपने कपड़े क्यों उतार रखे हैं? 10 साल पुलिस की नौकरी करने वाले शू दामो ने बहुत कुछ देखा था, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वे भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, क्योंकि हम सब सिर्फ अंडरवियर पहने हुए थे। दोनों हाथ ऊपर उठाए एक सीध में खड़े थे। आसपास कैमरे और शूटिंग का सारा सामान रखा था। हमने ऐसा इसलिए किया था ताकि पहली नजर में ही पुलिस समझ जाए कि हमारी कोई दुश्मनी या विरोध करने की मंशा नहीं है और मामला जल्दी खत्म हो जाए। हमें यह भी डर था कि कहीं टीम में कोई नया पुलिसकर्मी ना हो। अगर वह घबराकर गोली चला देता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आखिर ऐसे ऑपरेशन में बंदूक का सेफ्टी लॉक पहले ही खोल दिया जाता है। शू दामो ने अपनी जिंदगी में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। उन्होंने आसपास रखे कैमरे और शूटिंग के उपकरणों को देखा। भले ही वे फिल्म इंडस्ट्री से नहीं थे, लेकिन इतना तो समझते ही थे कि यहाँ किसी चीज की शूटिंग हो रही है। उन्होंने हम सबको गौर से देखा। हर आदमी से शराब और सिगरेट जैसी मिली जुली गंध आ रही थी, लेकिन यह साफ था कि यहाँ कोई गैर कानूनी सौदा नहीं हो रहा था। उन्होंने धीरे से अपनी बंदूक नीचे कर ली। बाकी पुलिस वालों की नजरों में भी अजीब सा भाव था, मानो सोच रहे हों ये लोग कहीं पागल तो नहीं है। शू दामो हमारे पास आए और सावधानी से पूछा, फिल्म की शूटिंग? मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी। उन्होंने फिर पूछा, सिर्फ एक लड़का और एक लड़की वाली सीधी सादी कहानी है? मैं एक पल के लिए बिल्कुल निरुत्तर रह गया। क्या हम सचमुच इतने बुरे दिखते हैं? मैंने एक नजर अपने साथियों पर डाली। लग तो सचमुच ऐसा ही रहा था। मैंने कहा, सर हम एक कानूनी और पंजीकृत फिल्म कंपनी है। हमारा दफ्तर खाने पीने वाली गली में है। शू दामो और भी हैरान हो गए। फिल्म कंपनी और वह भी खाने वाली गली में? मैंने उनकी तरफ आंखें घुमाकर कहा, क्या कोई नियम है कि फिल्म कंपनी खाने वाली गली में नहीं हो सकती? वे कुछ पल सोचते रहे। वास्तव में ऐसा कोई नियम नहीं था। शू दामो ने अपने लोगों से पूरी जगह की जांच करवाई। उन्हें कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। शिकायत मिलने के बाद वे सचमुच बहुत घबरा गए थे। उन्हें लगा था कि इस बार किसी बड़े अपराधी गिरोह से मुठभेड़ होगी, लेकिन ये सब सिर्फ एक गलतफहमी निकली। उन्होंने जाते जाते कहा, अगली बार फिल्म की शूटिंग थोड़ा कम दिखावे से करना। इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। हम लोग भी बहुत व्यस्त रहते हैं। हम सब ने बार बार उनसे माफी मांगी। इतनी सावधानी बरतने के बाद भी किसी ने पुलिस बुला ली। अब इससे ज्यादा चुपके से काम करते तो शायद जमीन पर रेंग कर ही चलना पड़ता। पुलिस के जाने के बाद हम सब कुर्सियों पर बैठ गए और लंबी सांस ली। लाओ सांड हंसते हुए बोला, शायद पहली बार हुआ है कि पुलिस से मिलकर भी हम सब सही सलामत वापस बैठे हैं। मैंने तिरस्कार भरे अंदाज में कहा, बस इतनी सी बात पर खुश हो रहे हो? यकीन मानो जिस दिन हमारी फिल्में सचमुच मशहूर हो जाएंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज ही ट्रेलर की शूटिंग पूरी करने की कोशिश करेंगे। एडिटिंग के बाद उसे अपलोड कर देंगे। इसके बाद सभी ने अपने कपड़े और मेकअप ठीक किए और तुरंत शूटिंग शुरू करने की तैयारी में लग गए। लाओ सांड कोने में खड़ा बार बार गहरी सांसें ले रहा था। मारपीट करना उसके लिए आम बात थी, लेकिन अभिनय करना उसके लिए पहली बार था। मैं पीछे से लगातार आवाज लगा रहा था, सभी कलाकार जल्दी से अपनी अपनी स्थिति में आ जाएं। तैयार और शुरू। जैसे ही मैंने एक्शन कहा, सभी तुरंत अपने किरदार में उतर गए। जमीन पर घुटनों के बल बैठा छोटा भाई रोते हुए डर डर कर बोला, बड़े भाई मुझे सच में बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे हमारे गैंग में शामिल ही नहीं होना चाहिए था। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे जाने दीजिए। मुझे डर है कि एक दिन मेरी भी सड़क पर लाश मिलेगी। लाओ सान उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी शैतानी मुस्कान थी। 3 हिस्से तिरस्कार और 7 हिस्से व्यंग्य। वह झुककर सिर तिरछा करते हुए बेहद घमंडी अंदाज में बोला, जब तूने मेरे साथ आने की कसम खाई थी तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब कह रहा है कि साथ छोड़ देगा? इतना कहकर वह अचानक उछलकर खड़ा हुआ। उसका गुस्सैल अभिनय बेहद प्रभावशाली था। फिर वह चिल्लाया, अगर आज तू ऐसे ही चला गया तो आगे मैं अपने लोगों को कैसे संभालूंगा? इसका हिसाब करो। तभी छोटे भाई का किरदार निभाने वाला कलाकार अचानक मेज से एक नकली तरबूज काटने वाला चाकू उठाकर लाओ सांड पर झपट पड़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि एक पल के लिए मेरा भी दिल धड़क उठा। अगले ही पल वह चाकू जोर से मेज पर जा लगा। लाओ सांड भी एक पल के
के लिए चौंक गया। ये समझना मुश्किल था कि उसका डर अभिनय था या सचमुच वह घबरा गया था। फिर बाकी लोग दौड़कर आए और उस छोटे भाई को पकड़ लिया। लाओ सान हाथ में नकली चाकू लेकर आगे बढ़ा और खून के पैकेट बंधे हुए हाथ पर जोर से वार किया। तुरंत नकली खून चारों ओर उछल गया। बगल में कैमरा संभाल रहे लोगों ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इसके बाद लाओ सान सीधे भगवान गुआन की मूर्ति के सामने गया और उसे जोर से तोड़ दिया। फिर वह बेहद घमंडी अंदाज में चिल्लाया, गुआन साहब की पूजा करने से क्या होगा? अब तो छोटे भाई भी बड़े भाई पर चाकू उठाने लगे हैं। आजकल इस दुनिया में कोई भी वफादारी नहीं निभाता। तुम्हारा जमाना अब खत्म हो गया। क्या देख रहे हो सब? उस हरामखोर को यहाँ से बाहर फेंको। मैंने जोर से कहा। कट। ये शॉट बहुत अच्छा हुआ। सब लोग थोड़ा आराम कर लो। तभी सबको एहसास हुआ कि अभी जो कुछ हुआ था वह सिर्फ फिल्म की शूटिंग थी। डर के मारे सबकी सांसें जैसे थम गई थी। अभी का दृश्य इतना असली लग रहा था कि कोई भी उसे सच मान बैठता। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हमने ट्रेलर की ज्यादातर शूटिंग पूरी कर ली। उसके बाद पेशेवर एडिटिंग करवाई गई। जब सब तैयार हो गया तो मैंने संतोष के साथ उसे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया। एक रात बीतने के बाद अगली सुबह मैंने थोड़ी घबराहट के साथ कमेंट सेक्शन खोला, लेकिन राहत की बात यह थी कि सामने लगातार तारीफ और उत्साह से भरे संदेश दिखाई दिए। मेरे मन का बोझ तुरंत हल्का हो गया। किसी ने लिखा, मैंने आज तक इससे ज्यादा शानदार ट्रेलर नहीं देखा। यह सबसे बेहतरीन है। एक और टिप्पणी थी, यह बहुत जमीन से जुड़ा हुआ लगता है। मुझे ऐसी सीधी और दमदार फिल्में ही पसंद हैं। किसी ने कहा, यही असली मर्दों वाली फिल्म है। आजकल के उन नाजुक हीरो किस काम के? एक और टिप्पणी आई, मुझे पूरा यकीन है कि अगर यह फिल्म रिलीज हो गई तो जबरदस्त हिट होगी। किसी ने मजाक में लिखा, जरा बताओ आज के छोटे छोटे हीरो क्राउड के सामने कितने वार झेल पाएंगे। इन लगातार सकारात्मक टिप्पणियों ने न सिर्फ मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया बल्कि पूरी टीम का हौसला भी कई गुना बढ़ा दिया। अब हम आखिरकार असली फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते थे। चूंकि यह कम बजट की फिल्म थी, इसलिए हमारे लिए उन बड़े बजट वाली फिल्मों की तरह पूरे शहर की सड़कें बंद करवाना संभव नहीं था। हमें शहर के बीचों बीच ही शूटिंग करनी थी। खुशकिस्मती से लाओ सान की इस फूड स्ट्रीट में अच्छी पहचान थी। हालांकि शूटिंग के दौरान लोगों के कारोबार पर असर पड़ सकता था, लेकिन हमने पहले ही सबको बता दिया था। हैरानी की बात यह थी कि किसी ने भी शिकायत नहीं की, बल्कि बहुत से लोग तो मुफ्त में हमारी मदद करने को तैयार हो गए। वे चाहते थे कि किसी न किसी तरह उनका चेहरा भी फिल्म में दिखाई दे जाए। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इसी गली में रोमांटिक नाम का एक बहुत मशहूर बार था। वह हमारी शूटिंग के लिए बिल्कुल सही जगह थी। वहाँ पहले से ही कई बार होस्टेस मौजूद थी। इससे अलग से महिला कलाकार ढूंढने का समय भी बच गया। भले ही हमारे पास बड़े बजट की सुविधाएं नहीं थी, लेकिन ऐसी गैंगस्टर फिल्म के लिए इस तरह की असली लोकेशन शायद और भी बेहतर थी। उसमें जिंदगी की असली महक थी। एक और खास बात यह थी कि इस फिल्म का असली मुख्य किरदार चेन हाउनान था, जिसे हमारे पांचवें भाई पेई वेन हाउ निभा रहे थे। वह भाइयों में गिने चुने समझदार लोगों में से एक था। इतना ही नहीं, वह बेहद हैंडसम भी था। उसके शरीर पर 6 पैक एब्स थे और मजबूत सीने की मांसपेशियां भी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतने साल बीत जाने के बाद भी उसके शरीर पर एक भी निशान नहीं था। उसका व्यक्तित्व किसी मशहूर अभिनेता जैसा लगता था। एक और मजेदार बात यह थी कि पेई वेन हाउ का रोमांटिक बार की मालकिन से पहले से अच्छा परिचय था, इसलिए बार किराए पर लेने जैसी बात आसानी से हो गई। अगर वह दोनों साथ में कोई सीन भी कर लेते तो अभिनय और भी स्वाभाविक लगता। शाम होते होते अंधेरा फैलने लगा। आज रात हमें रोमांटिक बार में शूटिंग करनी थी, इसलिए पहले ही वहाँ बुकिंग कर ली गई थी। पेई वेन हाउ की पहचान की वजह से बार की मालकिन ने सिर्फ 1000 युआन का मूल शुल्क लिया। आखिर कर्मचारियों और बिजली पानी का खर्च तो निकलना ही था। सबने कैमरे अपनी अपनी जगह लगा दिए। बार की मालकिन मेरे पीछे खड़ी थी। वह लगभग 30 साल की एक बेहद आकर्षक महिला थी। हालांकि उसका एक बार तलाक हो चुका था, लेकिन उसने खुद को बहुत अच्छे से संभाल रखा था। उसके भीतर वह परिपक्व आकर्षण था जो कम उम्र की लड़कियों में नहीं होता। वह बिल्कुल एक पूरी तरह पके हुए सेब की तरह लग रही थी। मैंने गौर किया कि चाहे वह खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार पेई वेन हाउ की तरफ चली जाती थी। इन दोनों के बीच जरूर कोई पुराना रिश्ता था, लेकिन मुझे ऐसी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब तक वे अपना अभिनय ठीक से करें वही काफी था। सब कुछ तैयार हो चुका था। हम शूटिंग शुरू ही करने वाले थे कि तभी बार के मुख्य दरवाजे पर किसी ने बेहद जोर से पीटना शुरू कर दिया। एक पल में सबकी नजर पीछे चली गई। फिर सभी ने बार की मालकिन की तरफ देखा। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। इस समय दरवाजा कौन पीट रहा है? क्या बाहर लगा बोर्ड दिखाई नहीं देता? अभी आकर हंगामा करना तो सीधा मेरे सम्मान को चुनौती देना है। वह थोड़ा नाराज हुई और बगल में खड़े वेटर को इशारा किया, जाकर दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खुला, वेटर की आवाज सुनाई दी, माफ कीजिए, आज हमारा बार बंद है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम खुले नहीं हैं। अंदर मत आइए। अगर आप लोग जबरदस्ती करेंगे तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। चटाक! एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे बार में गूंज उठी। फिर एक आदमी की तीखी आवाज सुनाई दी। तभी एक आदमी ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, आज बार खुला है या बंद, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। हमारे मालिक को बाहर बुलाओ। हमने देखा कि बंदर जैसी शक्ल वाला एक दुबला पतला आदमी बार काउंटर के पास एक कुर्सी खींच कर बैठ गया। उसने कहा, मुझे पता है कि आज तुम लोग कारोबार नहीं कर रहे हो, लेकिन उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तो बस पैसे लेने आया हूँ। बार की मालकिन ने उलझन में पूछा, कौन से पैसे? तीनों आदमी एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर मुस्कुराए। अरे इतनी भोली मत बनो, मैंने
मैनेजमेंट फीस। आजकल बाहर कितने गुंडे घूम रहे हैं, अगर तुम्हारे यहाँ कोई मुसीबत हो गई तो आखिर मदद तो हमें ही करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट फीस लेना कोई गलत बात तो नहीं है। बार की मालकिन ने भौहें सिकोड़ ली। वह पिछले 7-8 साल से यहाँ रोमांटिक बार चला रही थी। पहले कुछ समय तक उसने सचमुच ऐसी फीस दी भी थी, लेकिन जब सरकार ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई शुरू की तब से उसने देना बंद कर दिया था। अब 3 साल हो चुके थे, इसलिए अचानक फिर ऐसे लोगों का आ जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन बार की मालकिन कुछ कह पाती उससे पहले ही पता नहीं कब मैं उनके सामने पहुंच चुका था। पेई वेन हाओ और लाओ सान दोनों हाथ जेब में डाले और मुंह में सिगरेट दबाए सीधे उन तीनों के पीछे जाकर खड़े हो गए। उन तीनों ने शायद सोचा भी नहीं था कि अंदर इतने सारे अनजान आदमी मौजूद होंगे। यहाँ आने से पहले उन्होंने पूरी जानकारी जुटाई थी। उन्हें पता था कि इस बार को सिर्फ एक औरत संभालती है और उसका कोई बड़ा सहारा भी नहीं है, इसीलिए वे लोग इतने बेखौफ होकर यहाँ वसूली करने चले आए थे। जो लोग इस दुनिया में लंबे समय से रहते हैं उनमें एक अलग तरह की पहचान करने की क्षमता होती है। आए हुए तीनों ने एक नजर में समझ लिया कि हम भी साधारण लोग नहीं हैं। हमारे शरीर से भी वैसी ही खतरनाक आभा निकल रही थी। उनमें से एक ने पूछा, तुम लोग कौन हो? उसका सवाल सुनकर मैं एक पल के लिए चौंक गया, फिर चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर बोला, तुम हमारी जगह पर आकर हमसे पूछ रहे हो कि हम कौन हैं? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा यह सवाल बिल्कुल बेकार है? वे तीनों गुस्से में तो थे, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अंदर से अभी भी लोगों की आवाजें आ रही थीं। उन्हें लगा कि अंदर और भी कई लोग मौजूद हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि समझदार आदमी सामने नुकसान नहीं उठाता, फिलहाल मौका देखकर निकल जाना ही बेहतर होगा। लेकिन हार मानना भी उन्हें मंजूर नहीं था। उनका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वे ठंडी सांस लेकर उठे और जाने लगे। लेकिन आना जितना आसान था, जाना उतना आसान नहीं था। लाओ सान ने पीछे खड़े दोनों आदमियों के कंधों पर दोनों हाथ रख दिए। एक जबरदस्त ताकत उनके कंधों पर पड़ गई। दर्द से दोनों के चेहरे बिगड़ गए, लेकिन वे हाथ उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पाए, सिर्फ दर्द सहते रहे। आखिर लाओ सान 2 उंगलियों से ही अखरोट तोड़ देता था। उसकी पकड़ से उनके कंधे लगभग टूटने वाले थे। आगे खड़े उस पतली आवाज वाले आदमी का चेहरा भी लाल और सफेद होने लगा, क्योंकि पेई वेन हाओ ने अपने मुंह की जलती हुई सिगरेट उसके पैंट पर रगड़कर बुझा दी थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। तब लाओ सान और पेई वेन हाओ एक तरफ हटकर खड़े हो गए। जैसे सैनिकों का सामना सैनिकों से और सेनापतियों का सामना सेनापतियों से होता है। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम जैसे छोटे मोटे लोग मेरे किसी काम के नहीं हो। अपने उस आदमी को बुलाओ जो सच में फैसला ले सकता है। लगता है तुम लोग अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। अगर मैं तुम जैसे कुछ लोगों को भी नहीं संभाल पाया तो फिर गैंगस्टर फिल्म बनाने का क्या फायदा? पतली आवाज वाला आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अपने शरीर की कमी की वजह से उसे सबसे ज्यादा नफरत इसी बात से थी कि कोई उसे औरत जैसा कहे, और यहाँ तो उसे सीधे औरत जैसा नहीं बल्कि मरा हुआ औरत जैसा कह दिया गया था। उसने गुस्से से मेरी ओर उंगली दिखाते हुए कहा, रुको, यहीं रुको, भागना मत। फिर उसने तुरंत फोन निकाला और एक कोने में जाकर धीरे धीरे किसी से बात करने लगा। बीच बीच में वह डरते हुए हमारी तरफ भी देख लेता था। उसे डर था कि कहीं हम पीछे से हमला न कर दें। वह फोन पर बोला, बॉस, इस बार मुश्किल आदमी मिल गया है। उन्होंने दालियों और वांग वो दोनों को पीट दिया। अगर आप नहीं आए तो आज तो हमारी इज्जत चली जाएगी। उधर से पूछा गया, पहले यह पता करो कि वे लोग कौन हैं। कहीं फिर से किसी बड़े आदमी से पंगा मत ले लेना। पतली आवाज वाला आदमी उत्साहित होकर बोला, नहीं, कोई बड़ा आदमी नहीं है। अंडरवर्ल्ड के लोग भी नहीं लगते। पहले कभी नहीं देखा। लगता है फिल्म बनाने वाले लोग हैं और काफी अमीर भी होंगे। इस बार तो मोटा शिकार हाथ लगा है। फोन के दूसरी तरफ यह सुनते ही सामने वाले की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से कहा, उन्हें किसी भी हालत में रोके रखना। ऐसा मोटा शिकार हाथ से निकलना नहीं चाहिए। मैं अभी पहुंच रहा हूं। जब मैं आऊं तो तुम लोग सीधे जमीन पर लेट जाना। फिल्म बनाने वाले बहुत पैसे वाले होते हैं, मैंने पहले ही सुन रखा है। आज तो किस्मत खुल गई। अगर उनसे कई लाख युआन भी निकलवा लिए तो आज का दिन सफल हो जाएगा। वैसे भी हमारे पास समय की कमी नहीं है, लेकिन उनके पास इतनी फुर्सत नहीं होगी। पतली आवाज वाले आदमी के चेहरे पर भी चालाक मुस्कान फैल गई। कुछ ही देर बाद बाहर एक वैन आकर रुकी। उसमें से दर्जन भर आदमी उतरकर अंदर आए। उनका इरादा साफ तौर पर अच्छा नहीं था। सबसे आगे वाला आदमी अंदर आते ही बड़े आराम से बोला, कौन है जिसे मुझसे मिलना था और किसने मेरे आदमियों को इस हालत में पहुंचा दिया? सामने आओ। दोनों तरफ लगभग बराबर लोग थे, इसलिए उस आदमी की तरफ के लोगों के चेहरे पर ज्यादा डर नहीं था। मैं भीड़ में से निकलकर उसके सामने जाकर बैठ गया। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैंने कहा, मैं हूँ यहाँ, जो भी है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। यह सुनते ही सामने बैठे झांग वेंचाई के चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल गई। वह बोला, मैं तो बहुत सीधा आदमी हूँ। तुमने मेरे 3 भाइयों को घायल किया है। इलाज का खर्च, अस्पताल का खर्च, मानसिक क्षति का मुआवजा और सुरक्षा शुल्क हम ज्यादा नहीं मांगते। बस 2 लाख युआन दे दो, हम तुरंत चले जाएंगे और आगे से तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। पास खड़ा लाओ। सान अचानक जोर से हंस पड़ा। ऐसा दृश्य उसने पहले भी कई बार देखा था, लेकिन इस बार वसूली करने वालों की जगह वसूली झेलने वालों की भूमिका निभाना उसके लिए पहली बार था। वह हंसते हुए बोला, अगर हम पैसे ही न दें तो तब तुम लोग क्या कर लोगे? झांग वेंचाई ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अगर नहीं दिए तो फिर हमें दोष मत देना। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बगल वाला पतली आवाज वाला आदमी जल्दी से उसका कपड़ा खींच कर बोला, बॉस, मुझे लगता है मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। झांग वेंचाई ने अपना काला चश्मा उतार दिया। तभी उसने साफ देखा कि मेरे सभी भाई धीरे धीरे उन्हें चारों तरफ से घेर चुके थे और उन्हें डर था कि कहीं लड़ाई में नए खरीदे हुए कपड़े खराब
खराब ना हो जाए, इसलिए सबने अपनी शर्ट उतार दी थी। उनके मजबूत और गठीले शरीर पूरी तरह दिखाई दे रहे थे। हम जिन लोगों से पहले लड़ते थे वे सभी अनुभवी और खतरनाक अपराधी होते थे। यहाँ तक कि कई लोग मौत से खेलने वाले बदमाश भी थे। एक आदमी का कई लोगों से लड़ना हमारे लिए आम बात थी। अगर शरीर मजबूत न हो तो ऐसे मुकाबलों में टिकना असंभव था। इसी वजह से हर किसी के शरीर पर पुराने घावों के निशान थे, कहीं चाकू के कट, कहीं गहरे जख्म। कुछ लोगों ने उन निशानों को छिपाने के लिए टैटू बनवा रखे थे, जिससे वे देखने में थोड़ा बेहतर लगे। झांग वेंचाई हमें धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ते हुए देख रहा था। उसकी आंखें लगातार हमारे शरीर पर घूम रही थीं। उसकी नजर हमारे शरीर पर घूमती रही। हमारे शरीर पर अनगिनत निशान थे। एक नजर में ही पता चल जाता था कि वे चाकू के घाव थे। यहाँ तक कि कई पुराने घावों के ऊपर भी नए घावों के निशान थे। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि उसने 2 गोलियों के छेद के निशान भी देख लिए। हे भगवान, ये तो ऐसे लोग हैं जो गोलीबारी तक झेल चुके हैं। हमारे शरीर, हमारी बनावट और हमारे हाव भाव देखकर साफ समझ में आ रहा था कि हम बेहद खतरनाक लड़ाके थे, जबकि उसके पीछे खड़े लोग तो बस कुछ छोटे मोटे आवारा गुंडों का झुंड थे। आमतौर पर वे सीधे साधे होटल और रेस्तरां वालों को डराकर पैसे वसूल लेते थे, लेकिन अगर सचमुच ऐसे पेशेवर लड़ाकों से भिड़ गए तो शायद उसके सारे आदमी मिलकर भी हमारे एक आदमी का मुकाबला नहीं कर पाते। और यहाँ तो सामने पूरी टोली खड़ी थी। इस समय झांग वेंचाई के मन में उन 3 मूर्खों को मार डालने का मन कर रहा था। तुम लोगों को और कोई नहीं मिला था, जाकर इन्हीं लोगों से पंगा ले लिया। अगले ही पल झांग वेंचाई ने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। उसके चेहरे पर मजबूर मुस्कान आ गई। वह बोला, बड़े भाई, वो थोड़ा सा गलतफहमी हो गई। हम तो बस मजाक कर रहे थे। आप लोग तो अभिनेता है ना? असल में मेरा भी अभिनेता बनने का सपना था। अभी जो कुछ हुआ वह तो बस अचानक किया गया अभिनय था। बताइए कैसा लगा? यह कहते हुए उसका खुद का मन कर रहा था कि अपने ही गाल पर 2 थप्पड़ मार ले। मैं आराम से कुर्सी पर बैठा, पैर पर पैर चढ़ाए, चेहरे पर वही शांत मुस्कान लिए उसे देखता रहा। फिर मैंने कहा, मुझे तो अभी कुछ देर पहले वाला तुम्हारा अकड़ वाला अंदाज ज्यादा पसंद आया था। चलो एक बार फिर वैसा करके दिखाओ। मैंने उंगली से उसे अपनी तरफ बुलाया। वह बिना विरोध किए चुपचाप मेरे सामने आ गया। अचानक मैंने उसका कान पकड़कर जोर से खींच दिया। दर्द से झांग वेंचाई का चेहरा बिगड़ गया, लेकिन उसने एक आवाज तक नहीं निकाली। मैंने कहा, आज की बात यहीं खत्म करते हैं। तुम लोगों ने बार की मालकिन को डरा दिया। अब मुआवजा कैसे देना है यह वही तय करेंगी, और जिन जिन दुकानदारों से तुम लोगों ने अब तक पैसे वसूले हैं सबके पैसे वापस करोगे। इसके अलावा हर दुकान को 2 डिब्बे ह्वांग हेलो सिगरेट और 2 बोतल अच्छी शराब भी दोगे। कोई आपत्ति तो नहीं है? झांग वेंचाई का चेहरा रोने जैसा हो गया। वह मन ही मन हिसाब लगाने लगा। सिर्फ एक दुकान पर ही लगभग 1000 युआन का खर्च बैठता था, और उन्होंने तो दर्जनों दुकानों से पैसे वसूले थे। उसने मजबूरी में सिर हिला दिया। ठीक है, मैंने कहा, मैं तुम्हें 7 दिन। इतना कहकर मैं रुका। नहीं, सिर्फ 2 दिन देता हूँ। झांग वेंचाई को लगा था कि शायद उसे 7 दिन मिल जाएंगे, लेकिन 2 दिन सुनकर उसका दिल बैठ गया। फिर भी उसने मजबूरी में मुस्कुराकर हामी भर दी। मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए बार से बाहर जाते देखा और मन ही मन संतुष्ट हुआ। तो लोगों को समझाकर मनाना इतना सुखद अनुभव होता है। मेरी बात सुनकर बाकी सब लोग एक पल के लिए चुप हो गए। मन ही मन सब यही सोच रहे थे, क्या इसे भी किसी तरह से धमकाना नहीं कहा जाएगा? झांग वेंचाई जैसे ही रोमांटिक बार से बाहर निकला, उसका चेहरा ऐसा था मानो उसके पिता की मौत हो गई हो। इतने पैसे देने पड़ेंगे? यह उसके लिए मरने से भी ज्यादा दर्दनाक था। उसने पीछे मुड़कर उस पतली आवाज वाले आदमी को देखा, फिर बिना कुछ कहे उसे जोरदार लात मार दी। वह आदमी 2 मीटर दूर जाकर गिरा। झांग वेंचाई गुस्से में चिल्लाया, सब तेरी वजह से हुआ। अगर तू यह न कहता कि वे लोग सिर्फ कुछ कमजोर लोग हैं तो क्या मैं वहां जाता? सच कह रहा हूँ, मेरा तो मन कर रहा है तेरी किडनी निकाल कर बेच दूं ताकि यह घाटा पूरा हो जाए। बेबस होकर उसने कहा, लगता है अब अपने बड़े भाई से ही मदद मांगनी पड़ेगी। कई सालों से उससे कोई संपर्क नहीं हुआ। सुना है आजकल वह इंटरनेट पर मशहूर है। उसके 10 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। क्या इंटरनेट पर इतना पैसा मिलता है? पतली आवाज वाला आदमी उसे ऐसे देखने लगा जैसे किसी अनजान दुनिया के आदमी को देख रहा हो। वह बोला, बॉस, आज के जमाने में इंटरनेट सेलिब्रिटी से ज्यादा कमाई वाला काम और क्या है? सिर्फ पैसे ही नहीं, उनका प्रभाव भी बहुत बड़ा होता है। कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स के लाखों अंधभक्त होते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा भड़का दो, वे सबसे खतरनाक हथियार बन जाते हैं। आज हमने इतना बड़ा नुकसान उठाया है, अगर आपके भाई ने एक बार मदद कर दी तो उन लोगों को जबरदस्त सबक सिखाया जा सकता है। वे लोग फिल्म बना रहे हैं, उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर थोड़ी सी झूठी कहानी और मसाला जोड़ दिया जाए तो उनकी ऐसी हालत होगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। झांग वेंचाई ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया, फिर उसके सिर के पीछे एक थप्पड़ मारते हुए बोला, इतना अच्छा आइडिया था, पहले क्यों नहीं बताया? चलो अभी मेरे भाई के पास चलते हैं। अगर उन्हें पीट नहीं सकते तो कम से कम उन्हें अच्छी तरह बदनाम तो कर ही सकते हैं। झांग वेंचाई का बड़ा भाई झांग जिंगचेंग था। वह एक फूड ब्लॉगर था। दुकानों की समीक्षा करने के नाम पर उनसे पैसे वसूलता था। जब उसने सुना कि इस बार झूठा आरोप लगाकर किसी को फंसाना है तो उसकी तुरंत रुचि जाग गई, क्योंकि उसने अपना पूरा करियर इसी तरह के वीडियो बनाकर शुरू किया था। और जब उसे पता चला कि सामने फिल्म की शूटिंग करने वाली टीम है तो उसने तुरंत सीना ठोक कर कहा, यह काम मुझ पर छोड़ दो। झांग जिंगचेंग ने बेपरवाही से कहा, बस एक छोटा सा फिल्मी दल है, वे मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मैं गारंटी देता हूँ आखिर में वही लोग खुद तुम्हें दावत देकर माफी मांगेंगे, वरना मैं उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। अगले दिन झांग जिंगचेंग
रोमांटिक बार के बाहर पहुंचा। लेकिन आज हमारी शूटिंग वहां नहीं थी। आज हम सड़क का दृश्य फिल्मा रहे थे। जगह ढूंढना मुश्किल नहीं था, क्योंकि इस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही फिल्म कंपनी थी जिसने अपना दफ्तर फूड स्ट्रीट में खोला था। इतनी हिम्मत शायद सिर्फ मुझ में ही थी। इस समय सड़क लगभग खाली करवा दी गई थी। वहां सिर्फ हमारी टीम के लोग मौजूद थे। झांग जिंगचेंग ने हमें शूटिंग करते देखा और तुरंत समझ गया कि उसे अच्छा मौका मिल गया है। उसे यह नहीं पता था कि हम कौन सी फिल्म बना रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से चाहे कोई भी फिल्म हो, शूटिंग में कहीं न कहीं कोई कमी या नियमों का उल्लंघन जरूर मिलेगा। उसके बाद अगर वह अपनी एडिटिंग का थोड़ा सा कमाल दिखा दे तो सामने वालों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यह सोचते ही उसने तुरंत कैमरा उठाकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही कैमरा उठाया, सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गया, क्योंकि दृश्य में दुकान के अंदर जबरदस्त मारपीट हो रही थी और हमारा अभिनय इतना असली लग रहा था कि दुकान के मालिक का कांपता हुआ चेहरा बिल्कुल बनावटी नहीं लग रहा था। झांग जिंगचेंग को क्या पता था कि इस दुनिया में यंग एंड डेंजरस जैसी क्लासिक गैंगस्टर फिल्म भी होती है। उसने तुरंत यही मान लिया कि फिल्म की टीम ने शूटिंग के नाम पर दुकानदार को जबरदस्ती धमका रखा है। उसने यह पूरा दृश्य बड़े उत्साह से रिकॉर्ड कर लिया। उधर हम सामने पूरे जोश से शूटिंग कर रहे थे। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पीछे एक कमीना भी उतने ही उत्साह से हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है। हमारे पास पैसे कम थे और इस गली के ज्यादातर लोग अपना कारोबार भी कर रहे थे, इसलिए पूरी सड़क बंद करना संभव नहीं था। इसी वजह से उस आदमी को मौका मिल गया। कुछ ही देर में यह दृश्य पूरा शूट हो गया। हमने तुरंत सामान समेटा और अगले दृश्य की तैयारी करने लगे। लेकिन तब तक झांग जिंगचेंग वहां से गायब हो चुका था। वह रिकॉर्ड किया हुआ सारा वीडियो लेकर सीधे घर पहुंचा। फिर उसने अपना वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोला। आज की रिकॉर्डिंग में थोड़ा बहुत कलात्मक संपादन करने की तैयारी करने लगा। सीधी भाषा में कहें तो वह झूठे सबूत तैयार करके हमें फंसाने वाला था। ऐसे काम में वह पहले से ही पूरी तरह माहिर था। वह इस तरह के काम में पूरी तरह माहिर था। 1 घंटे से भी कम समय में उसने एडिट किया हुआ वीडियो तैयार कर लिया। वीडियो देखने के बाद उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। एडिट किए गए वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कुछ गुंडे एक दुकान के मालिक को धमका रहे हैं। उनका रवैया बेहद घमंडी और दबंग था। पहली नजर में ही कोई भी उन्हें बुरा आदमी समझ लेता। उसने चालाकी से वीडियो में बगल में लगे फिल्म यूनिट के बोर्ड को भी रिकॉर्ड कर लिया था, ताकि थोड़ा बहुत समझ रखने वाला कोई भी इंटरनेट उपयोगकर्ता एक नजर में पहचान सके कि यह किस फिल्म कंपनी की शूटिंग है। उसका असली इरादा यह था कि जब हम उससे संपर्क करें तो वह इस मौके का फायदा उठाकर हमसे पैसे ऐंठे। पैसे मिलने के बाद वीडियो हटा देगा, फिर दर्शकों से एक छोटी सी माफी मांग लेगा और मामला खत्म। वैसे भी इंटरनेट पर लोगों की याददाश्त ज्यादा लंबी नहीं होती। इसके बाद उसने वह वीडियो अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिया। लेकिन वीडियो अपलोड होने के 5 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि उसके व्यूज 10 लाख से भी ज्यादा हो गए। इस घटना ने इंटरनेट पर भारी हलचल मचा दी, क्योंकि इस समय के समाज में सुरक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। जरा सी घटना भी सोशल मीडिया पर कई गुना बढ़ा चढ़ाकर फैल जाती थी और इस तरह खुलेआम किसी को धमकाना यह ऐसी बात थी जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लोगों का मानना था कि ऐसे अपराधियों को बेनकाब करना ही चाहिए। इसलिए खुद को न्यायप्रिय समझने वाले अनगिनत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने इस विषय पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी। लाइक, सेव और शेयर की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने तो खुद को बहुत समझदार समझते हुए अनजाने में झांग जिंगचेंग के बिछाए हुए जाल में कदम रख दिया। कुछ ही समय में मेरी कंपनी सचमुच इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि शायद इस घटना के पीछे कोई और कहानी हो सकती है, इसलिए बिना पूरी सच्चाई जाने टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग हमें गालियां दे रहे थे। वे हमें काला धन कमाने वाले पूंजीपति कह रहे थे। कुछ लोग हमें मनोरंजन जगत की काली ताकत बताते हुए लिख रहे थे कि ऐसे अपराधियों को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। झांग जिंगचेंग अपने घर में बैठा यह सब देखकर बेहद खुश था। मामला इतना बड़ा रूप ले लेगा ये उसने भी नहीं सोचा था। उसे तो लगा था कि उसने बस यूं ही एक वीडियो एडिट किया है, लेकिन वही वीडियो इंटरनेट पर इतना बड़ा धमाका कर देगा यह उसकी कल्पना से भी बाहर था। इतना ही नहीं, इस घटना की वजह से उसके अपने भी कई हजार नए फॉलोअर्स बढ़ गए। कह सकते हैं कि उसे एक तीर से 2 निशाने मिल गए। लेकिन एक बात उसकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत हुई। उसे लगा था कि अगले ही दिन हमारी तरफ से समझौते का संदेश आएगा। हम पैसे देकर उससे वीडियो हटाने की गुजारिश करेंगे। लेकिन वह 4 दिन तक इंतजार करता रहा। हमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई। अब वह खुद बेचैन होने लगा। क्या मामला उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा था। इसलिए वह दोबारा घर से बाहर निकला। आसपास पूछताछ करने पर उसे आज की हमारी शूटिंग की जगह का पता चल गया। वैसे भी आसपास सिर्फ एक ही फिल्म कंपनी थी, इसलिए जानकारी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था। उसे पता चला कि आज हम एक छोड़ी हुई फैक्ट्री में शूटिंग कर रहे हैं। वह चुपचाप वहां पहुंचा, लेकिन पास पहुंचते ही उसने देखा कि अंदर एक शोक सभा श्रद्धांजलि स्थल जैसा सेट लगा हुआ था। वह फिर से एक कोने में छिप गया। उसका इरादा था कि इस बार भी हमारे खिलाफ कुछ और सबूत इकट्ठा करे, और मानो किस्मत भी उसका साथ दे रही थी। वह तुरंत कान लगाकर अंदर की बातें सुनने लगा। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से सुना, उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। अंदर कुछ बड़े लोगों और इलाकों के कब्जे को लेकर झगड़े जैसी बातें हो रही थी और थोड़ी ही देर में दोनों पक्ष मारपीट पर उतर आए। उसने थोड़ा सा सिर बाहर निकालकर झांका। उसी समय नकली खून की एक तेज बौछार उसकी तरफ उड़ी। डर के मारे वह तुरंत नीचे झुक गया। अंदर लोग बुरी तरह लड़ रहे थे। वह मन ही मन कांप उठा। हे भगवान, ये
कैसी शूटिंग है? भला कौन सी फिल्म की शूटिंग में लोग इस तरह लड़ते हैं? यह तो साफ साफ किसी गैंग की असली हिंसक लड़ाई लग रही है। इतना सोच ही रहा था कि अंदर से फिर अलग अलग दिशाओं में नकली खून के फव्वारे उड़ने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन अपने चचेरे भाई झांग वेंचाई को हजारों बार कोसा। आखिर उसने मुझे किन लोगों से भिड़ा दिया। नहीं, मुझे तुरंत पुलिस को फोन करना होगा। वह जल्दी से वहां से भागा। उसे डर था कि कहीं कोई उसे देख न ले। काफी दूर जाकर उसने कुछ देर सोचा, फिर आखिरकार पुलिस का नंबर मिलाया। फोन करते समय उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। उसे डर था कि कहीं उसकी आवाज सुनकर कोई उसे पकड़ न ले। कुछ ही देर में दूसरी तरफ से फोन उठाया गया। उधर एक अधेड़ उम्र के आदमी की भारी आवाज सुनाई दी। उसने पूछा, क्या बात है? घटना कहाँ हुई है? झांग जिंगचेंग ने घबराई हुई धीमी आवाज में कहा, हेलो, मुझे पुलिस बुलानी है। पश्चिमी बाहरी इलाके की छोड़ी हुई फैक्ट्री में यहाँ गैंगों के बीच खूनी लड़ाई चल रही है। लोग मर रहे हैं। धमनियों से खून फव्वारे की तरह उड़ रहा है। मैं तो डर के मारे मर ही गया। आप लोग जल्दी